वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 6। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम 5-6 ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के कुछ पोर्शन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बुक में एक्सरसाइज से पहले थ्योरी होती है उसको देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी एक्सरसाइज में उसको सॉल्व करेंगे। रेफरेंस के लिए मैं पंजाब और केपीके के टेक्स्ट बुक को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं कि स्टेटिस्टिक्स कौन सा ब्रांच है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, उस पे आने से पहले हम बात करते हैं डेटा की। ठीक है, कि डेटा क्या है। तो डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो हमें कुछ फैसला करने के लिए या कोई भी प्रोसेस के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, जो फैक्ट्स चाहिए, जो मेजरमेंट्स चाहिए, उसको हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स डेटा इज पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, यानी ये बेसिकली क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। तो स्टेटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, अरेंजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। ठीक है ना, तो स्टेटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि जून 2017 में यानी इस मंथ में जो डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके कितने मंथली यूजर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि यूट्यूब के कितने यूजर्स थे, यानी कितने लोग यूज़ कर रहे थे, फेसबुक के कितने यूजर्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना, फिर उस डेटा को अरेंज करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने अरेंज किया हुआ है कि यूट्यूब के अपने ले लिए, फेसबुक के अपने यूज़र ले लिए। ठीक है, और फिर एनालाइज करना। एनालाइज का मतलब होता है कि डेटा के ऊपर कोई प्रोसेस करना। ठीक है, यानी डेटा में डिफरेंट ट्रेंड्स देखना, डिफरेंट जो है पैरामीटर्स देखना, हम बाद में पढ़ेंगे एवरेजेस, मीन्स, हाई वैल्यू, लोअर वैल्यू। ठीक है ना, तो जो लास्ट स्टेप है वो उसमें एंट्रेंज भी कर लिया, फिर एनालाइज भी कर लिया। अब हमने ये सारे 3 प्रोसेस जो कर लिए, इसके नतीजे में हमें क्या मिला, अब हम इसे क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, यानी इससे हम क्या अखज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डेटा में कि फेसबुक की यूज़र सबसे ज़्यादा है, फिर जो है यूट्यूब की यूज़र्स है। ठीक है, तो डेटा को हमने अरेंज कर लिया। ठीक है, डेटा को हमने एनालाइज कर लिया, उसमें डिफरेंट पैटर्न्स देख लिए, डिफरेंट पैरामीटर्स उसके देख लिए डेटा के, और अब हम देख रहे हैं कि उस डेटा का हमें क्या फ़ायदा है, हम उससे क्या चीज़ हासिल कर रहे हैं। ठीक है, उसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो स्टेटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि डेटा को कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, अब ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, डेटा को एनालाइज करना, इकट्ठा करना, इंटरप्रेट करना ना, या स्टैटिस्टिक्स का जो ब्रांच है इसके हमारी डेली लाइफ में क्या जो है वो यूजेस है। तो सबसे पहला वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट में स्टैटिस्टिक्स बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे वेदर फोरकास्ट में क्या किया जाता है कि पास्ट के वेदर को लिया जाता है। ठीक है, कि लेट से एक लाहौर है, लाहौर के पास्ट के वेदर को देख लिया गया कि पिछले 10 दिन में क्या वेदर था। करंट वेदर को देखा जाता है। ठीक है, कि अभी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है। इन सब को मैप करके डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू क्या किया जाता है, फ्यूचर के वेदर को प्रेडिक्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो फ्यूचर वेदर प्रेडिक्शन के लेट से बारिश होगी, इतना टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ किस चीज़ के बेसिस पे किया जाता है, स्टेटिस्टिक्स के बेस पे किया जाता है। ठीक है, मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं और उन मॉडल्स के थ्रू ये प्रेडिक्शन की जाती है। इमरजेंसी प्रिपरेशंस में, ठीक है ना, फ्लड का डेटा देखा जाता है। ठीक है, टोर्नेडो का, कि लेट से किसी इलाके में कोई टोर्नेडो आ रही है, किसी इलाके में कोई फ्लड आ रही है, तो फिर क्या किए जाते हैं, वार्निंग्स इशू किए जाते हैं कि सैलाब आने वाला है और आप लोग क्या करें, इलाके को खाली करें। ठीक है, तो इमरजेंसी की जितनी भी प्रिपरेशन होती है उसमें ये स्टेटिस्टिक्स का डेटा यूज़ किया जाता है। वाटर लेवल्स को देखा जाता है, कोई किसी भी साल में पानी का एवरेज था, उस एवरेज से पानी का लेवल ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, ये सारा स्टेटिस्टिक्स मॉडल्स के थ्रू किया जाता है। पॉलिटिकल कैंपेन्स में, जैसे कि अभी अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा, उसमें बताते हैं कि ये जो पॉलिटिशियन है या ये जो पार्टी है इस एरिया से, इस जोन से जीत रही है। ठीक है, कितने सीटों से जीत रही है, कितने वोट्स पड़ रहे हैं, ये सारा स्टैटिस्टिक्स के थ्रू होता है। ठीक है, मार्केट ट्रेंड्स और सेल्स, ठीक है, देखा जाता है, डिफरेंट पैटर्न्स देखे जाते हैं, प्रोडक्ट्स को देखा जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस मंथ में सेल हो रहा है, कितना सेल हो रहा है। ठीक है, कितनी यूनिट्स बेच रहे हैं, कितना प्रॉफिट बना रहा है, ये सारा कुछ, इसमें सारा जो नॉलेज यूज़ हो रहा होता है वो स्टैटिस्टिक्स के पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा डेटा साइंस और ये जो स्टैटिस्टिक्स के यूज़ होता है। सुना होगा आप लोगों ने कि बाबर आजम की ये एवरेज है, स्ट्राइक रेट ये है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्टैटिस्टिक्स के पैरामीटर्स है जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, हेल्थ केयर मेडिसिन में
कोविड का आप लोगों ने देख लिया, बताया जाता था कि इतने लोगों को कोविड हो गया है, ठीक है, इतना % ऑफ पॉपुलेशन अफेक्टेड है। या इन जनरल हेल्थ केयर में इस तरह भी यूज़ होते हैं कि एक मेडिसिन दिया जाता है, उसकी इफेक्टिवनेस देखी जाती है कि कितना ये इफेक्टिव है। लेट से कोई स्लीप का मेडिसिन है तो देखा जाता है कि कितने घंटे के लिए किस टाइप ऑफ पेशेंट के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये सारा स्टैटिस्टिक्स मॉडल स्टैटिस्टिक्स पैरामीटर के थ्रू होता है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ लिया कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, डेटा क्या होता है, और हम बेसिकली डेटा को इकट्ठा क्यों करते हैं या एनालाइज क्यों करते हैं, या स्टैटिस्टिक्स के डेली लाइफ में हमारे जो है इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। तो अभी हम अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 के आगे ये थोड़ी सी थ्योरी लिखी गई है, तो हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन हैज अकर्ड या हैज बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, लेट से मेरे पास ये कॉइन है, ठीक है, 3 दफ़ा मैं इसको टॉस करता हूँ, ठीक है, 3 टाइम्स इस कॉइन को मैं टॉस करता हूँ। लेट से फर्स्ट टाइम पे मेरे पास क्या आ गया, हेड आ गया, सेकंड टाइम पे भी हेड आ गया, ठीक है, और थर्ड टाइम पे जो मैंने इसको जब टॉस किया तो टेल आ गया, ठीक है। अब ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन, एक मेजरमेंट, एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि मेरे पास हेड 2 दफ़ा आया और टेल 1 दफ़ा आया, 3 दफ़ा मैंने कॉइन को फेंका था, ठीक है। तो अब इस ऑब्जर्वेशन में मेरे पास लेट से हेड को देखते हैं, हेड कितनी दफ़ा आया है, ठीक है। तो 3 दफ़ा कॉइन को टॉस करने से हेड मेरे पास आया है 2 दफ़ा, ठीक है। तो ये 2 इस हेड की क्या है, इस हेड की ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक ऑब्जर्वेशन में एक चीज़ कितनी दफ़ा अकर हो गया, ठीक है, कितनी दफ़ा उसकी वैल्यू रिपीट हुई हुई है, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट में हेड 2 दफ़ा आया हुआ था, तो 2 क्या हो गया, 2 हेड की फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब टेल की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1, टेल की फ्रीक्वेंसी 1 है, इसका मतलब यह है कि टेल 1 दफ़ा हमें मिला है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कितनी दफ़ा ये ऑब्जर्वेशन हमें मिली है, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट, ठीक है। टेबुलर अरेंजमेंट मतलब कि हम एक टेबल के फॉर्म में जैसे ये है अरेंज करते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं कि डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करते हैं, और उस ग्रुप में कितने ऑब्जर्वेशंस है उनको हम नोट करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये डेटा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये डेटा है, इस डेटा में एक नंबर 1 है, ठीक है, 1। अब 1 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो हम अगर हम देखें 1 2 3, 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के टेबल को बनाना जिसमें हम डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और फिर हर ग्रुप की फ्रिक्वेंसी या हर नंबर की फ्रिक्वेंसी देखते हैं कि कितनी दफ़ा वो अकर हुआ हुआ है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को या इस टेबल को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फिर इसी के बेस पे हमारे पास डेटा भी हो गया, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, ठीक है ना। अगर बहुत से डेटा को हमने एक साथ ग्रुप कर लिया तो हम उसको ग्रुप डेटा बोलेंगे, ठीक है। जैसे क्लास में हम एजेस नोट कर लेते हैं या मेजर कर लेते हैं कि किस बंदे की क्या एज है, तो 15 to 20 एक ग्रुप अगर हमने बना लिया, 20 to 25, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुप हो गए। अब इसके अलावा अनग्रुप भी हो सकते हैं कि हर बंदे का अलग अलग हो, ठीक है। फिर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे है, हमारे पास 2 तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, और फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल को हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूस डेटा की, ठीक है। तो कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा वो डेटा होता है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कैन टेक ऑन एनी वैल्यू। अब डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। अब जैसे क्लास में हम बंदों को काउंट करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। तो ये बताइए हमें कि ये जो है इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है या इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। देखिए क्लास में 5 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 7 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 10 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता ना कि 7.5 स्टूडेंट हो, ठीक है। तो हर वैल्यू पॉसिबल इसकी नहीं है, 7 पॉसिबल है, 8 पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है, ठीक है, 10 पॉसिबल है, अब 9.1 पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन सा डेटा हो गया, ये फिर डिस्क्रीट डेटा हो गया, क्यों, कैन ओनली हैव स्पेसिफिक वैल्यूज के, इसके कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यूस डेटा क्या है कि लेट से हम क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को गिनने की बजाय हम उनका वेट काउंट करते हैं। अब एक बंदा है, उसका वेट 60 kg भी हो सकता है, 60.1 भी हो सकता है, 70.3 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू उसकी हो सकती है, ठीक है। यानी कैन टेक ऑन एनी वैल्यू, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस डेटा। तो यहाँ पे जो वेट है वो क्या हो गया हमारा, फिर ये कंटिन्यूस डेटा में आ गया, ठीक है। तो कंटिन्यूस डेटा को हम मेजर करते हैं, जैसे हमने
क्या किया, वेट को मेजर किया। और डिस्क्रीट डेटा काउंट हो सकता है, जैसे हमने नंबर ऑफ स्टोन्स जो है वो काउंट कर लिए, ठीक है। अब हम इस तरह से भी इसकी मिसाल ले सकते हैं कि अगर हम पानी को देखें, देखिए पानी में कोई गैप्स नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, तो वो कंटिन्यूअस डेटा है। डिस्क्रीट डेटा में गैप्स होते हैं, ठीक है, जैसे नंबर्स है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3। अब रियल नंबर्स को देखिए, ठीक है, तो रियल नंबर्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है, 1.2 भी हो सकती है, ठीक है, यानी रियल नंबर्स हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा के जुमरे में आते हैं, ठीक है, और नेचुरल नंबर्स डिस्क्रीट। तो अब अगर हम इनको एक ग्राफ की शक्ल में प्लॉट कर ले, ठीक है, लेट्स से नेचुरल नंबर्स लेता हूँ, ठीक है, तो 0 1 2 3। अब नेचुरल नंबर्स में हमारे पास एक पॉसिबल है, दो पॉसिबल है, तीन पॉसिबल है, क्या बीच में कोई नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता ना, यानी इसमें क्या है, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर पॉसिबल नहीं है नेचुरल नंबर्स के सेट में। तो नेचुरल नंबर्स का जो फिर सेट हो गया वो क्या हो गया, वो डिस्क्रीट डेटा हो गया, ठीक है, यानी बीच में क्या आ रहे हैं, हमारे पास गैप्स आ रहे हैं, बीच के वैल्यू जो है 1.5 1.6 वो नहीं हो सकती, ठीक है, जबकि कंटिन्यूस डेटा के केस में जैसे रियल है कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब जब हमने ये समझ लिया कि डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, तो हम आते हैं और हम देखते हैं कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल को हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमें एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, इसमें क्या क्या गया है कि 5 कॉइन्स, ठीक है, यानी एक साथ इस तरह के 5 कॉइन्स 20 टाइम्स टॉस किए गए हैं, ठीक है, और जो नंबर ऑफ हेड्स हर बार आया हुआ है वो रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। तो लेट से ये हमारे पास क्या है, 5 कॉइन्स है, और हम इसको एक बार, दो बार, 20 दफा इस एग्जाम्पल में क्या किया गया है, फेंका गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेड्स कितने आ गए, ठीक है, लेट से पहली बार जब हमने फेंका तो 3 हेड्स आ गए, कितने हेड्स आ गए, 3, यानी इस पे भी हेड आ गया, इस पे भी हेड आ गया, इस पे भी हेड आ गया, और बाकी पे टेल टेल आ गए, ठीक है। फिर दूसरी बार जब हमने फेंका तो 4 क्या आ गए, 4 हेड्स आ गए, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली डेटा दिया गया। अब इसका हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट डेटा। अब बुक में लिखा गया है कि सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने डेटा पे मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसीज दी गई है, ठीक है, तो सबसे मिनिमम जो वैल्यू मुझे नज़र आ रही है वो है 1, ठीक है, और सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मुझे नज़र आ रही है 5। तो हमने क्या कर दिया कि मिनिमम और मैक्सिमम को रिकॉर्ड कर दिया। फिर बताया जा रहा है कि राइट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द वेरिएबल कॉलम फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। तो हमने यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल का कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है, टेबल में, और उस टेबल में फिर हम क्या कर देंगे कि मिनिमम से मैक्सिमम तक ये सारे वैल्यूज लिख लेंगे, ठीक है। तो मिनिमम 1 था, मैक्सिमम हमारा 5 था, तो 1 से 5 तक इस कॉलम को क्या कर देंगे, हम फिल कर देंगे। दूसरे स्टेप में हमें ये बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग टैली मार्क्स, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि काउंट करना है, ठीक है, काउंट करना है ऑब्जर्वेशन को। अब लेट से पहले 1 है, ठीक है, तो 1 कितनी दफ़ा इस डेटा में आया हुआ है, 1 2 3, 1 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो हम फिर इस सेल में 3 वर्टिकल बार्स लगा देंगे, ठीक है, इनको बोला जाता है टैली मार्क्स, ठीक है, और एक बार क्या रिप्रेजेंट करता है, एक काउंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 3 बार का मतलब है 3 दफ़ा, ठीक है। अब 2 अगर आप लोग काउंट कर ले तो 2 8 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है ना। तो हम टैली मार्क्स को यूज़ करेंगे, तो लेट से यहाँ पे यूज़ करेंगे 1 2 3 4। जब 4 तक पहुँच जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, इस पे एक डायगोनल लाइन लगा देंगे, ठीक है, 5 हम ड्रॉ नहीं करते, तो बेसिकली वो एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 5, और फिर 3 हमने और लगाने हैं, तो थोड़ा गैप देके फिर 3 लगा देंगे, ठीक है ना। अब अगर हम कंटिन्यूसली इस तरह के 8 लाइंस लगा देंगे, ठीक है, तो उसको दोबारा गिनना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये डायगोनल लाइन लगाने का मकसद ही यही है कि गिनने में या रिप्रेजेंटेशन में आसानी होती है, ठीक है। तो हमने लगा लिए 4, 5 लगा दिया, तो इसको काउंट करने का हमें ज़रूरत ही नहीं, हमें डायरेक्ट पता है कि ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 2 3 लाइन्स इसमें ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टैली मार्क से हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस को हर नंबर के आगे रिपीट कर देंगे, लगा देंगे, और फिर इधर फ्रीक्वेंसी में लिख भी लेंगे कि 1 जो है 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, 3 जो है वो 5 दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास टेबल आ गया, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल को किस तरह से बनाया जाता है। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये एग्जाम्पल दिया गया है कि क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स को हमने क्या किया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो सारों के मार्क्स क्या पे दिए गए हैं। अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल हम किस तरह से बना सकते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले हमने रेंज को फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब रेंज क्या होता है कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन से आप मिनिमम को जो है वो माइनस करते हो। तो इन मार्क्स में अगर हम देख ले तो सबसे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 60 है, ठीक है।
एक नालायक के 2 मार्क्स के, तो सबसे मिनिमम मार्क्स हमारे पास 2 हो गए, ठीक है। तो मैक्सिमम 60, मिनिमम जो है वो 2, तो 60 से 2 माइनस करेंगे 58 आ जाएगा। ये 58 क्या कहलाया जाता है, ये रेंज कहलाया जाता है, ठीक है। यानी मैक्सिमम से मिनिमम को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि मिनिमम मैक्सिमम को फाइंड करके उसका रेंज निकालेंगे। दूसरे स्टेज में हम क्या करेंगे कि हम नंबर ऑफ ग्रुप्स को डिसाइड करेंगे। अब हमें डेटा दिया गया है, इसके हमने कितने ग्रुप्स बनाने, ठीक है, तो ये हम डिसाइड करेंगे। अब ये आपके डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके डेटा का रेंज कितना है, आपके डेटा के रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स से रेंज जो है वो मेरे पास डेटा है 2 to 10, ठीक है, उसमें से 2 से 10 तक नंबर है, मिनिमम 2 है मैक्सिमम 10 है, तो रेंज कितना गया 8। इसका रेंज बहुत कम है, ठीक है, तो इसके हो सकता है कि मैं 4 ग्रुप बना लूँ, 5 ग्रुप बना लूँ, ठीक है। तो अगर रेंज लेट से 100 है, 1 से 100 नंबर है, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 10 ग्रुप भी मैं बना सकता हूँ, 20 भी मैं बना सकता हूँ। तो हमने नंबर ऑफ ग्रुप्स को डेटा को देख के उसके रेंज को देख के डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक में लिखा गया है कि 5 और 20 के बीच में आप ग्रुप्स ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली डेटा में इतने ही ग्रुप्स हमें लेने चाहिए 5 to 20, ठीक है। और उसको हम लेट से के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेप यह हो गया कि हमने नंबर ऑफ ग्रुप्स डिसाइड करने, जितने भी आपने लेने आपकी मर्जी। अब ग्रुप्स डिसाइड हो गए, ठीक है। अब लेट से इसी एग्जांपल को 2 to 10 और 8 वाले को मैं लेता हूँ, ठीक है। तो डेटा मेरे पास 2 मिनिमम है, उसमें नंबर 10 मैक्सिमम है, ठीक है। रेंज मेरे पास 8 आ गया, ठीक है। अब मैंने जो नेक्स्ट स्टेप है वो ग्रुप डिसाइड किया। लेट से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने जो है वो 5 ग्रुप बनाने, ठीक है। लेट से मैं 5 ग्रुप बना, तो मैंने डिसाइड कर लिया, तो क्या मेरा 5 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैंने साइज ऑफ क्लास डिटरमिन करना है, ठीक है। साइज ऑफ क्लास का मतलब है कि आपकी ग्रुप का साइज क्या है, यानी वो कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। लेट से मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ वो 2 to 4 है, ठीक है। तो इसमें जो साइज हो गया क्लास का वो 2 हो गया, 4 - 2, ठीक है। यानी इसमें 2 से लेके 4 तक नंबर्स इंक्लूडेड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइज। साइज को यहाँ पे फार्मूला दिया गया है कि कैसे हमने डिटरमिन करना है। तो हमने रेंज को, यहाँ पे रेंज क्या था 8, उसको हमने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ग्रुप से। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारे पास कितने हैं, 5 से, ठीक है। तो 8 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ गया 1.6, ठीक है। यानी कोई जो है वो नेचुरल या होल नंबर नहीं आया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि इस 1.7 को बम्प कर सकते हैं। लेट से अगर ये 1.1 भी था या 1.3 भी था, जो भी था, नेक्स्ट इंटीजर हम ले सकते। तो नेक्स्ट या होल नंबर लेट से हम इसको लेते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि जो रूल है वो इस बारे में रिलैक्स है कि आप 7.1 को या 7.9 को 8 ले लें, ठीक है। तो 1.6 को हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया। अब इसका मतलब क्या है कि हम ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, उसका साइज 2 होगा, यानी 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ग्रुप्स बन गए, 4 ग्रुप्स बन गए, ठीक है। हमने कितने डिसाइड किया था कि हमने 5 बनाने, लेकिन चूंकि ये हमारे पास एक इंटीजर नहीं आया तो इस वजह से हमें 4 ग्रुप्स बनाने पड़े। तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, हमारा सारा डेटा इसमें आ गया। अब हम चाहे तो 5 बना भी सकते हैं अगर हम इसमें से 0 to 2 का ग्रुप ऐड कर दें, ठीक है। लेकिन जितने भी हमारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है या एग्जाम्पल्स है, उसमें हमें ये क्लास या साइज ऑफ क्लास दिया होता है, ठीक है। तो हमें इन 2 स्टेप्स के बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे इस डेटा में हमें दिया गया है कि साइज़ या क्लास इंटरवल जो आपने लेना है वो आपने 10 लेना है, यानी हमारा डेटा ऐसे होगा 0 to 9, 10 to 19, ठीक है ना। अब चौथे स्टेप में क्या करना है कि हमने अपने क्लासेस बना लेने हैं, ठीक है। तो इस डेटा में 2 मिनिमम था, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 2 से भी स्टार्ट ले सकते हैं, यानी हम अपना ग्रुप बना ले 2 से लेके 11 तक, ठीक है। या हम ये भी कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर ले, 0 से स्टार्ट कर ले, ठीक है। यानी ये हमारे पास ग्रुप्स बनाने में रिलैक्सेशन है। ये ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम से ही मैं स्टार्ट कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ग्रुप हमने स्टार्ट कर लिए 0 से 9, 10 to 19 और हम मैक्सिमम पे चले गए, ठीक है। तो 50 to 59 ग्रुप बन गया, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम सोल्यूशन क्या है 60। तो हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चले जाते हैं 60 to 69। अब जो है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाने के 2 तरीके हैं, या तो हम टली मार्क्स यूज़ कर ले या ऑब्जर्वेशंस को उन टेबल में लिख ले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टली मार्क्स का यूज़ करेंगे। अब 0 to 9 यानी इस ग्रुप में सारे वो नंबर आएंगे 9 तक, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स के 0 to 9 मार्क्स है, ठीक है। तो अगर आप इनमें से देख ले तो यहाँ पे 2 and 7, ठीक है। तो 2 और 7 ये खाली जो है इस ग्रुप में आएंगे, 2 और 7। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, ठीक है। यानी 0 to 9 जो ग्रुप है या वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 0 और 9 के बीच में लाई करते हैं वो खाली 2 है, ठीक है। फिर 10 to 19 कितने स्टूडेंट्स है वो सारे काउंट करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10। तो 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 और 19 के बीच में है, ठीक है। तो टली मार्क्स के थ्रू भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा के टेबल को बना सकते हैं। अब कुछ
कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं, ठीक है, जो कि रिलेटेड है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल के। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास लिमिट को। तो जो ग्रुप के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लास लिमिट्स, ठीक है। लोअर वैल्यू को हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट्स, जैसे 0 to 9 का हो गया, इसमें 0 लोअर वैल्यू है तो इसको हम लोअर क्लास लिमिट बोलेंगे, और जो हायर वैल्यू है उसको हम बोलते हैं अपर क्लास लिमिट, ठीक है। फिर बात आती है क्लास बाउंड्रीज की। अब क्लास बाउंड्री से हमें क्या पता चलता है? क्लास बाउंड्री से हमें ये पता चलता है कि ये ग्रुप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब 0 to 9 ग्रुप है, अब ये आया 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0.5 से स्टार्ट हो रहा है। अगर लेट से कोई नंबर 0.7 है उसको हम इस ग्रुप में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। कोई नंबर लेट से 9.7 है तो वो इस ग्रुप में आएगा या इस ग्रुप में आएगा, ठीक है। तो वो हम किससे डिसाइड करेंगे? क्लास बाउंड्री से डिसाइड करेंगे, ठीक है। जैसे नाम से जाहिर है बाउंड्री, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पंजाब बुक में एक तरीका बताया गया है और केपी के बुक में दूसरा तरीका बताया गया है, ठीक है। पंजाब के टेक्स्ट बुक में लिखा गया है कि आप क्या करें, सक्सेसिव जो क्लास लिमिट्स है उनको देख ले, ठीक है। जैसे 9 और 10 है तो इसको आपस में ऐड कर ले, 9 + 10 और 2 से डिवाइड कर दे, तो जो नंबर आएगा ये आपके पास क्या बन जाएगा? क्लास बाउंड्री बन जाएगा, ठीक है। तो 9 + 10 इज 19, 19 और 2 इज 9.5, ठीक है। तो इस ग्रुप का अपर क्लास लिमिट फिर क्या बन जाएगा? 9.5 बन जाएगा। इसी के लिए वो अपर क्लास लिमिट फिर क्या होगा? लोअर क्लास लिमिट होगा 9.5, ठीक है। इसी तरह से 19 और 20 को आपस में ऐड करके तो इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। फिर जो केबी के बोर्ड है उसमें ये लिखा गया है कि आप क्या करें कि आप सक्सेसिव ग्रुप्स को आपस में ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है। तो 10 - 9 हो जाएगा, ठीक है, और उसको डिवाइड बाय 2 कर ले, तो 10 - 9 इज 1, 1 डिवाइड बाय 2 इज 0.5, और इसी नंबर को फिर क्या कर ले कि जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें ऐड कर दे, तो ये 9 से 9.5 हो जाएगा, और दूसरे ग्रुप के लोअर क्लास लिमिट से क्या करे, इसको सब्ट्रैक्ट करे, तो ये 9.5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसके केस में कोई दूसरा ग्रुप है नहीं कि हम इससे फाइंड कर ले, तो यही जो सेम नंबर आ रहा है 0.5 इसमें ऐड कर देंगे, ये 29.5 हो जाएगा। 0 के लिए 0 से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो वो -0.5 हो जाएगा। तो ये ग्रुप बन जाएगा -0.5 to 9.5। अब -0.5 और 9.5 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो इस ग्रुप में आएंगे, 9.5 और उससे ऊपर के नंबर और 19.5 से कम इस ग्रुप में आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये पता हम क्लास बाउंड्री से लगाते हैं। फिर आता है मिड पॉइंट या क्लास मार्क, तो वो ग्रुप का मिड होता है, ठीक है। तो उसको कैसे फाइंड करते हैं मिड वैल्यू को, कि ग्रुप की मिड वैल्यू क्या आ रही है, उसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को आपस में ऐड कर दो, तो 0 + 9 और उसको 2 से डिवाइड कर दो, वेरी सिंपल, ठीक है। तो 4.5 बन गया। अब 4.5 क्या है? ये मिड पॉइंट है इस 0 to 9 के ग्रुप का, ठीक है। फिर जब बात आती है वो आती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट लाई अबव अ पर्टिकुलर वैल्यू इन अ डेटा सेट, ठीक है। यानी बेसिकली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट इज द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज या द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी सम, ठीक है ना, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। आप क्या करते हो? फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हो। इस ग्रुप की मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस ग्रुप में और इससे लोअर यानी 29 तक और 29 से लोअर जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं उनको हमने ऐड कर लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2, यानी फ्रीक्वेंसी 2, उसमें ऐड कर देंगे 10 और उसमें ऐड कर देंगे 5, तो ये बन जाएगा 17। तो 17 क्या हो गया? इस ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। यानी पिछले सारे ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसीज हमने आपस में क्या कर ली? ऐड कर ली, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फिर हम क्या कर सकते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल भी बना सकते हैं कि हर ग्रुप में उससे पिछले वाले जो ग्रुप है वो ऐड करते जाओ, ठीक है ना। अब जैसे ये पहला ग्रुप है तो इसके पीछे कोई ग्रुप है ही नहीं, तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर इस ग्रुप की क्या होगी कि इसमें पिछले वाला ऐड कर दो 2 + 10, ठीक है। फिर इस ग्रुप की क्या हो जाएगी कि पिछले वाला कम्युलेटिव भी ऐड कर सकते हो यानी 12 + 5, और ये भी कर सकते हो कि 2 + 10 + 5 वही 17 आएगा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल को हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ग्रुप्स दिए गए हैं, ठीक है, 20 to 24 उसमें फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, 25 to 29 उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये सारे ग्रुप्स लिख लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया है 20 to 24 का ग्रुप, फिर 25 to 29 का ग्रुप, ठीक है, और फिर हम क्लास बाउंड्रीज के निकालेंगे। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे एक एडिशनल ग्रुप ऐड किया गया है, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक ग्रुप एडिशनल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ग्रुप से 2 to 4, 4 to 6, 8 to
और 6 to 8, ठीक है, 8 to 10। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अपनी तरफ से, अब लेट से इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो चूंकि मैंने अभी जो पहले एग्जांपल देखा है कि उसमें उससे पहले ग्रुप की कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है, तो हम अपनी तरफ से उसी के लिए ग्रुप ऐड कर सकते हैं 0 to 2, ठीक है। ना भी ऐड करें तो चलेगा, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से एक ग्रुप ऐड भी कर सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, क्योंकि हमने अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो फिर इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 प्लस इस ग्रुप की 0 प्लस 2, इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बुक में भी क्या क्या गया है कि एक एडिशनल ग्रुप, ठीक है, ये 20 to 24 था, तो ये ग्रुप मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल 10 से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, 10 to 28 किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग ग्रुप 16 to 20 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की मर्जी, अगर ऐड करना है तो कोई भी ग्रुप ऐड कर सकते हो सकता है तो इंटरवल सेम रखो, क्लास साइज सेम रखो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इनके क्लास बाउंड्रीज निकालने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट से मैंने इस ग्रुप की क्लास बाउंड्री निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या ले रहा हूँ, 25 ले लूँगा, ठीक है। 25 से 24 सब्ट्रैक्ट कर लूँगा और उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5। अब ये जो 0.5 है ये इस ग्रुप के लोअर लिमिट से जो 20 था, ठीक है, 20 से मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा तो 19.5 बन जाएगा, और अपर लिमिट जो है 24, उसमें ये 0.5 ऐड कर दूंगा तो 24.5, ठीक है। तो इस तरह से सारी क्लास बाउंड्रीज आ गई, उसमें फ्रिक्वेंसीज आ गई। अब ये ग्रुप हमने अपनी तरफ से ऐड किया था तो इसकी फ्रिक्वेंसी 0 हो जाएगी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम आ जाएगा, इसकी 0। फिर इस ग्रुप की क्या है कि 0 + 1, इस ग्रुप का क्या होगा, 0 + 1 + 2, ठीक है, तो 3। अब इसी चीज़ को, ठीक है, इसी चीज़ को, इसी क्लास बाउंड्रीज को नंबर्स की बजाय हम क्या करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10.5 से 19.5 तक, यानी इस ग्रुप में सारा वो डेटा आ रहा है जो 19.5 तक है। तो इंग्लिश हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लेस देन 19.5। जितने भी नंबर्स 19.5 से कम है वो इस ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये 1 है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 1 है। अब ये 1 है, लेट से हम इस तरह से आते इस ग्रुप को लेते हैं, ठीक है। इस ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 29 है, ठीक है। आया ये इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 26 के, ये 29 इस ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इस 29 का मतलब ये है कि ये ग्रुप और इससे नीचे जितने भी ग्रुप्स है उन सारों की फ्रीक्वेंसी की समेशन है ये, ठीक है ना। तो अब हम इसको इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे, 34.5 लेस देन 34.5, ठीक है, यानी 34.5 से जितने भी लेस है तो उनकी फ्रीक्वेंसी 29 है। अब लेट से ये अगर डेटा था वही मार्क्स वाला डेटा था, तो इसका मतलब ये है कि 34.5 से हमारे पास 29 मेजरमेंट्स कम है, ठीक है। अब फाइनली हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ चीज़ों को समझ लिया, ठीक है, हमने देखा कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल को किस तरह बना सकते हैं, कंटिन्यूस किस तरह से बना सकते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल भी बोलते हैं, कि वो हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इन जनरल है क्या, इसके फ़ायदे क्या है, ठीक है, वो सारा हमने देख लिया। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज में जो पहला सवाल है बहुत ईजी है, आप लोगों ने क्या करना है कि इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी निकाल देना है। तो ये बहुत ईजी है। दूसरे सवाल पे आता हूँ, ये भी बहुत ईजी है, लेकिन इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हमने 40 स्टूडेंट्स को वेट कर लिया है क्लास में। अब हमने क्या करना है, ये यहाँ पे वेट सारे दिए गए हैं, हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और इंटरवल साइज दिया है हमें कि हमने 5 लेना है, ठीक है, और हमने क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट्स भी निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज देखेंगे, ठीक है। तो लेट से एक्स जो है वो वेट ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 41 है, ठीक है, यानी 41 kg मैक्स। 21 इसमें जो है ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ये 21 हो गया। रेंज हमारे पास 41 - 21 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास साइज बताया गया है कि आप 5 का गैप रखे बीच में, तो 21 है, ठीक है। तो हम चाहे तो 21 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यूजुअली हम मिनिमम से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हम अपने ऐसे ग्रुप्स बना सकते हैं कि हम उसमें 21 से स्टार्ट कर ले, लेकिन बेहतर है एक नंबर पीछे चले जाए, लेट से 20 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने 20 से स्टार्ट कर लिया, तो 20 to 24 एक ग्रुप बन गया, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, और चूंकि मैक्सिमम डेटा 41 है तो हमें एक ग्रुप और बनाना पड़ा 40 to 44, ठीक है। अब इसमें हम काउंट करेंगे कि 20 और 24 के बीच में कितने वेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर यहाँ पे काउंट करें तो 24 हो गया, 21 हो गया, ठीक है, इस तरह से ये 23 हो गया आपका, और ये 21 हो गया, तो टोटल 5
23 छठा ये है, ठीक है। तो 20 to 24 हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या आ गई, फ्रिक्वेंसी 6 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास 20 24 कितने वेट्स बन रहे हैं, 6 वेट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हम टेली मार्क्स का यूज़ करेंगे 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये 6, और फ्रिक्वेंसीज को इधर पर लिख देंगे, ठीक है। फिर 25 to 29 तो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये 26 है, तो ये नंबर आ गया, एक टेली मार्क्स हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर हमारे पास 28 आ गया, ये भी इस ग्रुप में आता है, तो इस तरह से टेली मार्क्स, तो ये अगर हम काउंट कर लेंगे तो 10 बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से फ्रिक्वेंसी सारे आप लोगों ने क्या करना है, इधर नोट कर लेना है और समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज लास्ट में सारों को ऐड करना है, ठीक है। तो ये सारे इधर ऐड हो गए। लेकिन हमने तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया, अब यहाँ पे हमसे मांगा गया है कि आप लोग क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड करें, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज भी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो मैंने बताया था ना कि 25 से 24 माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 0.5 आ जाएगा, वो 20 से माइनस करो, 24 में ऐड करो, 25 से माइनस करो, 29 में ऐड करो। तो इस तरह से हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई, ठीक है। मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट का मैंने बताया था कि 20 यानी लोअर लिमिट और 24 अपर लिमिट को आपस में ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वो हमारे पास मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे पास बन गया, मिड पॉइंट हमने निकाल लिया, क्लास बाउंड्रीज निकाली हमने, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है कि आल्सो मेक अ लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल भी बनाया, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज तो हमने इधर निकाली थी, वो हमने इधर लिखी, फ्रीक्वेंसीज हर ग्रुप की इधर लिखी। अब हमने निकालनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो 0 होगी। यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हो कि हमने फिर से एक एडिशनल ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है। तो आप लोग ये अपनी तरफ से कर सकते हो। तो हम इधर जैसे 20 to 24 ग्रुप था ना, तो 16 to 20 हम एक ग्रुप इसमें ऐड कर सकते हैं, 15 to 20 ऐड कर सकते हैं, जो आप लोगों की मर्जी हो अपनी तरफ से एक ग्रुप ऐड कर दे, ठीक है। यूजुअली ये 16 to 20 ही ऐड कर दे तो बेहतर रहेगा, ठीक है, यानी क्लास साइज हमारा सेम रहेगा। तो फिर ये ग्रुप क्या हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा 15.5 to 19.5, ठीक है। आप 15 से भी ऐड कर दे तो कोई मसला नहीं है। तो इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव 0 हो जाएगी, इस ग्रुप की क्या हो जाएगी 0 + 6, इस ग्रुप की क्या हो जाएगी 6 + 10, ठीक है ना। अब इसी को हमने इंग्लिश में लिख लिया कि इस ग्रुप में कौन से जो है वेट्स आ रहे हैं जो 19.5 से कम है, तो लेस देन 19.5, ये हो जाएगा लेस देन 24.5, और ये हो जाएगा लेस देन 29.5, और अगेन यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज लिख लेंगे, तो ये 0, ये 6, ये 16, ठीक है। तो इस तरह से लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला टेबल भी हमारे पास बन गया, ठीक है। ये सवाल सेम तीसरा जो है इसी तरह ये चौथे सवाल की तरफ हम आते हैं, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है कि हमें डेली लोड शेडिंग के आवर्स दिए गए हैं, ठीक है। 30 लोकेलिटीज में यानी 30 जगहों के ऊपर हमारे पास लोड शेडिंग के आवर्स दिए गए हैं। अब हमने क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है, और 2 आवर्स हमने क्लास इंटरवल लेना है या क्लास इंटरवल साइज। अब हम क्या करेंगे कि इस डेटा में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 14 जो है वो मैक्स वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है, यानी एक ऐसी जगह भी है जिसमें बिजली सिर्फ 2 घंटे के लिए गई है, ठीक है। बड़े खुश नसीब है, ये रहा 2, ठीक है। अब रेंज हमारे पास 12 बन गया, हमें बताया गया है कि हमने क्या करना है, 2 लेना है। तो हम मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से अपना ग्रुप, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी। हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से 3, 2 का हमने इंटरवल लिखा, ठीक है, इसमें रखा। फिर 4 to 5, 6 to 7, ठीक है ना, 2 और 3 दोनों मिला के तो क्लास इंटरवल क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 2 से 3 का जो ग्रुप है इसमें कितने हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आ रही है, ठीक है। तो 2 एक टेली मार्क एंड 3 एक दूसरा टेली मार्क, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, ठीक है। 4 to 5 इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, 6 to 7 अगर हम नंबर काउंट करेंगे या नंबर ऑफ आवर्स तो वो 9 बनते, ठीक है। अब इसमें पहला सवाल जो किया गया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हमने बना लिया, हमने कुछ सवालों के आंसर देने, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप्स के लिए वैसे भी हैंड दिया गया है। तो फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, तो वो हम देखेंगे इधर फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी किस ग्रुप की है, 9, वो इस ग्रुप की है, ठीक है। तो 6 to 7 जो हो गए ये क्या हो गए, ये हमारे पास मैक्सिमम लोड शेडिंग के आवर्स हो गए। और मिनिमम कौन से हो गए, मिनिमम जिसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी है तो ये, तो 4 to 5 हमारे पास क्या हो गए, ये सबसे मिनिमम लोड शेडिंग के आवर्स हो गए। अब यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि ये 6 to 7 PM है लेट से, या ये 4 to 5 AM है, ठीक है ना। हमें वो डेटा नहीं दिया गया कि लेट से 2 to 6 PM लोड शेडिंग होती है, हमें नंबर ऑफ आवर्स दिए गए हैं कि लेट से लाहौर है और लाहौर में एक जोन है, लेट से ए नाम देते हैं, उस ए जोन में जो लोड शेडिंग होती है लेट से वो 6 घंटे होती है, 7 घंटे, 2 घंटे, तो सारा जो डेटा है वो नंबर ऑफ आवर्स है कि
कितने घंटे लोड शेडिंग होती है। ठीक है, इस सवाल से हमें यह पता चला कि ज़्यादातर लोकेलिटीज़ ऐसी है कि जिनमें 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग होती है, और एक लोकेलिटी ऐसी है जिनमें 4-5 घंटे की लोड शेडिंग होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। ठीक है, ब्रॉडली हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखा और स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्टोग्राम्स को देखेंगे। आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कीजिएगा।